नमस्कार दोस्तों, चाणक्य गुरु डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। पिछली क्लासों में हमने मूल अधिकारों पर व्यापक चर्चा की। आज की जो क्लास है उसमें मूल अधिकारों वाले टॉपिक से रिलेटेड अब तक की जितनी भी एग्जामों में जो प्रश्न आए हुए हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास का अपना पहला प्रश्न है जो मूल अधिकारों से संबंधित, वो है राष्ट्रीय आपातकाल में अपना पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी भारतीय संविधान के निम्न में से कौन कौन से अनुच्छेदों में प्रदत्त अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए किसी न्यायालय में समावेदन करने का अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता। कहने का अर्थ क्या है प्रश्न कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन से दो आर्टिकल है जो आपातकाल में निलंबित नहीं किए जा सकते या हमें न्यायालय से जाने से नहीं रोक सकते। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, ध्यान रखना, आर्टिकल 20 और 21 है, अनुच्छेद 20 और 21 है, वो आपातकाल में भी निलंबित नहीं किए जा सकते। इसके अलावा अनुच्छेद 358 में हमने पढ़ा था और एक अनुच्छेद 359 में हमने पढ़ा। 358 में हमने पढ़ा कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल है युद्ध के आधार पर लगाया गया है और दूसरा बाह्य आक्रमण के आधार पर लगाया गया है, तो अनुच्छेद 19 में वाणिज्य स्वतंत्रता है अपने आप निलंबित हो जाएगी। तो अनुच्छेद 359 में हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर अन्य अधिकारों को निलंबित कर सकता है, या फिर साधारण भाषा में कहे कि अनुच्छेद 32 को निलंबित कर सकता है। आपको न्यायालय में जाने का जो अधिकार है उसको निलंबित कर सकता है, सिवाय 20 और 21। तो अपना आंसर क्या है? ए, 20 और 21। अगला अपना प्रश्न है, निम्न युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी गलत सुमेलित के बारे में पूछ रहा है। आपने पढ़ा था अनुच्छेद 17 छुआछूत का अंत बिल्कुल सुमेलित है। अनुच्छेद 21 जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा, यह भी बिल्कुल सुमेलित है। तीसरा अनुच्छेद 24 प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, यह सुमेलित नहीं है क्योंकि प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है वो अनुच्छेद 21 का है। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? सही। इसके अलावा अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों की संस्कृति की रक्षा, यह भी क्या है? सुमेलित। तो ध्यान रखना, अनुच्छेद 24 में क्या है? बाल श्रम का निषेध किया गया है, न कि प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। प्राथमिक शिक्षा का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 21 का है, जो कि 86वें संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। अगला अपना प्रश्न है, सुमेलित कीजिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ मूल अधिकार दिए गए, दूसरी तरफ है आर्टिकल, आपको सुमेलित करना है। सबसे पहले कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध यानी बाल श्रम का निषेध, अनुच्छेद 24। दूसरा है अंतःकरण की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25, अंतःकरण से किसी भी धर्म को मानना, प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता। चौथा है, ये तीसरा है बाल श्रम का प्रतिषेध, अनुच्छेद 23, और अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा, अनुच्छेद 29। तो अपना क्या हो गया? 2 3 1 4, 2 3 1 4, यानी अपना आंसर क्या हो जाएगा? सही, 2 3 1 4। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से किसको अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा? और अनुच्छेद 32 के बारे में पढ़ा था। जब अंबेडकर संविधान सभा को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि अगर मेरे से कोई पूछे कि संविधान का ऐसा कौन सा प्रावधान है जिसके बिना यह संविधान शून्य हो जाएगा, आत्मा विहीन हो जाएगा, हृदय विहीन हो जाएगा, तो मैं अनुच्छेद 32 को छोड़कर किसी का नाम नहीं लूंगा। यह तो संविधान की आत्मा है, यह संविधान का हृदय है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 32 यानी कि सही। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, मूल अधिकारों से संबंधित जनहित याचिका दायर की जा सकती है। कहने का मतलब है कि अगर आपके मूल अधिकारों का हनन होता है
तो आप जनहित याचिका कौन से न्यायालय में दायर कर सकते हो? मात्र उच्चतम न्यायालय में, मात्र उच्च न्यायालय में, किसी भी न्यायालय के समक्ष, उच्चतम और उच्च न्यायालय के समक्ष। हमने जहां संवैधानिक उपचारों का अधिकार पढ़ा था वहीं पर हमने बात की थी कि अनुच्छेद 32 के तहत तो आप कहां जा सकते हो? सर्वोच्च न्यायालय में। और अनुच्छेद 226 के तहत आप कहां जा सकते हो? उच्च न्यायालय में। तो ध्यान रखना, मूल अधिकारों का हनन होता है तो हम याचिका न केवल सर्वोच्च न्यायालय में बल्कि उच्च न्यायालय में दायर कर सकते हैं, अन्य किसी न्यायालय में दायर नहीं कर सकते। तो अपना आंसर डी। नेक्स्ट बात करें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में प्रदत्त मूल अधिकार कौन सा है? अनुच्छेद 32 में प्रदत्त मूल अधिकार कौन सा है? अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो आपको अधिकार देता है कि अगर आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो हम न्यायालय की शरण ले सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, निम्न में से कौन सी याचिका व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? याचिका मतलब रिट। और इसमें हमने पढ़ा था कि जब भी आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करते हैं। उन रिटों के माध्यम से व्यक्तिगत अधिकारों की क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। और इन्हीं रिट में हमने पढ़ा था कि बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रिट है, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट है, वो व्यक्ति को बेवजह गिरफ्तारी से रोकती है। इसमें क्या आदेश दिया जाता है? अगर किसी व्यक्ति ने किसी को बंदी बनाया है तो यह आदेश देती है कि बंदी बनाए गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर नजदीकी न्यायालय में पेश किया जाए ताकि उसकी जांच हो सके कि उसने अपराध किया है या नहीं किया है। तो इस प्रकार ये जो रिट है व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सर्वाधिक गारंटी प्रदान करती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस। नेक्स्ट, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य पद को परिभाषित किया गया है? राज्य पद को परिभाषित किया गया है। और हमने मूल अधिकारों की शुरुआत की थी तो सबसे पहले इसी की चर्चा की थी। अनुच्छेद 12 है वो राज्य पद की व्याख्या करता है, कहता है कि राज्य में संसद केंद्र सरकार, विधानमंडल राज्य सरकार, इसके अलावा स्थानीय निकाय और प्राधिकारी राज्य में शामिल है। तो आर्टिकल 12 है वो राज्य को परिभाषित करता है। नेक्स्ट बात करें, सुमेलित कीजिए। एक तरफ मूल अधिकार है, दूसरी तरफ उससे रिलेटेड अनुच्छेद है। तो ध्यान रखना, समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से 22, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार है 29 और 30, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। यानी अपना आंसर हो जाएगा 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2। तो ध्यान रखना, मैं जब चैप्टर पढ़ा रहा था आपको उस समय भी मैंने काफी बार बोला था कि प्रश्न किस टाइप से आते हैं। आपके लिए प्रत्येक आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। ये सुमेलित वाले जो प्रश्न है आजकल काफी बार पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट बात करें, मूल अधिकारों से संबंधित निम्नांकित निर्णयों का सही कालक्रम बताइए। यहां पर मैं लास्ट जो मूल अधिकारों से रिलेटेड क्लास थी उसमें हमने न्यायिक वादों की चर्चा की और मैंने कहा भी था कि न्यायिक वाद है उनके आपको डेट याद रखनी है क्योंकि इनका क्रम काफी बार पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम गोलकनाथ वाद की बात करें। गोलकनाथ जो वाद है वो 1967, केशवानंद भारती वाद है 1973, मिनोरल मिल्स वाद है 1980, और एक गोपालन बनाम मद्रास राज्यवाद है 1950। तो इस प्रकार पहले में आ जाएगा 4, फिर उसके बाद आ जाएगा 1, और उसके बाद 2, और उसके बाद 3। ये क्रम क्या है? सही है। कई बार इनका उल्टा क्रम भी पूछ लिया जाता है, जैसे मान लो आरोही और अवरोही शब्द भी दे दिया जाता है। तो ऐसे प्रश्न करने के लिए सीधा सा एक ही तरीका है कि इनकी डेट हमें याद रखनी है कि कौन सा वाद कौन सी सन में आया, और ये प्रश्न काफी बार पूछे जाते हैं। और न केवल इनका क्रम पूछा जाता है, इनकी डेट पूछी जाती है, बल्कि इनमें क्या फैसला दिया गया ये भी प्रश्न काफी बार पूछा जाता है। नेक्स्ट बात करें, अगला है, निम्न में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति प्रदान की गई है?
यानी मौलिक अधिकारों को लागू करने का अधिकार है वो किसके पास है। अगर इनका उल्लंघन होता है तो रक्षा करने का अधिकार है वो किसके पास है। तो एक बार फिर से यही प्रश्न ध्यान रखना, सर्वोच्च और उच्च न्यायालय है। अनुच्छेद 32 के तहत तो कौन, सर्वोच्च, और अनुच्छेद 226 के तहत कौन, उच्च न्यायालय। तो सर्वोच्च और उच्च न्यायालय दोनों को ही मौलिक अधिकारों का रक्षक माना गया है, दोनों ही रिट जारी कर सकते हैं मूल अधिकारों की रक्षा के लिए। नेक्स्ट जो अपना प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना एवं संचालित करने का अधिकार या संरक्षण प्रदान करता है। ध्यान रखना, अल्पसंख्यकों के हितों से संबंधित दो आर्टिकल है, अनुच्छेद 29 और 30, और यहां पर अनुच्छेद 30 है वो अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी मनपसंद की शिक्षण संस्था की न केवल स्थापना का अधिकार देता है बल्कि उनका प्रशासन संचालित करने का अधिकार भी प्रदान करता है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, डी, अनुच्छेद 30। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। ध्यान रखना, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है, अब इनमें से एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो सबसे पहले बात करें, समानता का अधिकार 14 से लेकर 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22, संपत्ति का जो अधिकार था वो वर्तमान में मौलिक अधिकार नहीं है, यह कैसा अधिकार है, कि कानूनी अधिकार है जिसका उल्लेख अनुच्छेद 300 के तहत किया गया है, और धर्म का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर 28। तो ध्यान रखना, ये संपत्ति का जो अधिकार है, हालांकि मूल संविधान के अनुसार तो ये मूल अधिकार था, लेकिन 44वें संशोधन 1978 के माध्यम से इसे भाग 3 से हटा दिया गया, मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया। तो वर्तमान में यह मूल अधिकार नहीं है बल्कि कैसा अधिकार है, कानूनी अधिकार है। नेक्स्ट बात करें, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया। यानी मौलिक अधिकारों में संसद की शक्ति के बारे में हमने पढ़ा, अनेक वादों की चर्चा की, उसमें सबसे पहला जो वाद था जिसमें हमने पढ़ा था कि ये शंकरी प्रसाद वाद था 1951, उसमें हमने पढ़ा था कि भाई जब भी मूल अधिकार नीति निर्देशक तत्वों में टकराव होता है तो वरीयता तो मूल अधिकारों को है लेकिन संसद इसमें संशोधन कर सकती है, संसद इसमें संशोधन कर सकती है। तो यहां पर शंकरी प्रसाद तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद गोलकनाथवाद की बात की या सज्जन सिंह वाद की बात की, उसमें भी ऐसा ही निर्णय दिया, लेकिन गोलकनाथवाद 1967 था, इसमें संसद ने इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। इस वाद के खिलाफ 24वां संशोधन किया गया था, और फिर उसके बाद कौन सा वाद आया, केशवानंद भारती वाद आया, और इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि हां संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है लेकिन संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, केशवानंद भारती वाद 1973। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने संसद को अधिकार दिया कि हां वो मूल अधिकारों में संशोधन तो कर सकती है लेकिन मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। अगली बात करें, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है। प्रेस यानी मीडिया की स्वतंत्रता, मीडिया की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है, मीडिया की स्वतंत्रता प्रदान करता है। ध्यान रखना, संविधान में मीडिया की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 19 एक का विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही मीडिया की स्वतंत्रता को शामिल माना गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 19, यानी प्रेस की जो स्वतंत्रता है विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही शामिल है। नेक्स्ट, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को, शिशुओं को शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया। ध्यान रखना, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा के अधिकार की बात की जा रही है, इसका उल्लेख कहां पर है, तो ध्यान रखना मूल अधिकारों में इसका उल्लेख है अनुच्छेद 21 का। अनुच्छेद 21 का कौन से संशोधन द्वारा, 86वें संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया, जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करता है।
अब ध्यान देना, 2002 से पहले की बात करें तो ये नीति निर्देशक तत्वों में इसका उल्लेख था, लेकिन 86वें संशोधन 2002 द्वारा इसे क्या बना दिया गया, मूल अधिकार बना दिया गया। अब नीति निर्देशक तत्वों में क्या प्रावधान है, 6 वर्ष से कम, 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रावधान है, न कि 6 से 14 के लिए। अनुच्छेद 45 में यह प्रावधान किया गया, अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का प्रावधान किया गया है। तो वर्तमान में जो शिक्षा का अधिकार है उसका उल्लेख मूल अधिकारों में, जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट बात करें, एक बार फिर से ये प्रश्न आ गया, भीमराव अंबेडकर ने निम्न मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी? अपना आंसर क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 को अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता? यानी भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? देखो, समान आवास का अधिकार मूल अधिकारों में नहीं आता है, समानता का अधिकार मूल अधिकारों में है, धर्म पालन का अधिकार मूल अधिकारों में, स्वतंत्रता का अधिकार मूल अधिकारों में है। तो अपना आंसर हो जाएगा ए, समान आवास का अधिकार है वो मूल अधिकार नहीं है। अगली बात करें, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार की प्रकृति क्या है? वर्तमान में संपत्ति का अधिकार है, मूल अधिकार है या वैधानिक अधिकार है या नैतिक अधिकार है या इनमें से कोई नहीं। और हमने पढ़ा था पहले ये मूल अधिकार था, लेकिन 44वें संशोधन द्वारा उसे कैसा अधिकार बना दिया गया है, कानूनी अधिकार बना दिया गया है, वैधानिक अधिकार बना दिया गया है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट बात करें, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है? कौन सा आर्टिकल है जो दोहरे दंड से बचाता है अपराधियों को या अपने ही विरुद्ध गवाही देने हेतु बाध्य करने से रोकता है? तो आर्टिकल 20 में पढ़ा था, अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि से संरक्षण। और इसमें हमने 3 चीज पढ़ी थी कि किसी भी व्यक्ति को कानून के उल्लंघन पर ही गिरफ्तार किया जाएगा, एक अपराध के लिए एक बार ही सजा यानी दोहरे दंड को वो रोकता है, और तीसरा अपने ही विरुद्ध गवाही देने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता यानी स्व अभिशंसन के संरक्षण प्रदान करता है। कौन सा आर्टिकल, अनुच्छेद 20। नेक्स्ट, भारतीय संविधान मान्यता देता है केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को, और चौथा ऑप्शन है धार्मिक भाषाई और नरजातीय अल्पसंख्यकों को। अपना आंसर है स। मैंने आपको शिक्षा और संस्कृति का जब अधिकार पढ़ा रहा था तब मैंने बताया था कि भारत में 2 आधारों पर अल्पसंख्यक माने गए हैं। एक तो धर्म के आधार पर 6 धर्मों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है, बौद्ध है, जैन है, सिख है, ईसाई है, मुस्लिम है, पारसी है। इसके अलावा दूसरे जो अल्पसंख्यक का आधार है वो भाषा के आधार पर भी भारत में अल्पसंख्यक माने जाते हैं। तो धार्मिक और भाषाई आधार पर संविधान मान्यता देता है अल्पसंख्यकों को, नरजातीय आधार पर कोई मान्यता नहीं देता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में सम्मिलित नहीं करता। अनुच्छेद 25 का जब हम स्पष्टीकरण कर रहे थे और अनुच्छेद 25 का दूसरा जो क्लास था वो कहता था कि हिंदुओं के जो धार्मिक संस्थाएं हैं वो सभी वर्ग और अनुभागों के लिए खुले रहेंगे। और वहां पर हमने हिंदू शब्द का स्पष्टीकरण करते हुए मैंने बताया था कि हिंदुओं में न केवल सिर्फ हिंदू शामिल है बल्कि हिंदुओं में बौद्ध भी शामिल है, जैन भी शामिल है, सिख भी शामिल है, पारसी हिंदुओं में शामिल नहीं है। तो ध्यान रखना इसका आंसर क्या हो जाएगा, पारसी। पारसी हिंदू शब्द में सम्मिलित नहीं है अनुच्छेद 25 के तहत। बाकी हिंदुओं में कौन कौन शामिल है, बौद्ध, जैन और सिख शामिल है। नेक्स्ट, कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से कौन सा सही है। सही कथन पूछ रहा, आपके सामने 3 कथन है, इनमें से सही कथन पूछ रहा है। देखो पहला कथन, एक एक को ध्यान से पढ़ना है और यह देखना है कि इनमें से गलती क्या है, अपने आप सही निकल कर आ जाएगा। पहला, अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार से संबंधित है, ये तो क्या है, गलत,
क्योंकि 301 नहीं है बल्कि 300 क है, तो ये तो क्या हो गया, गलत। दूसरा, संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है, एक कानूनी अधिकार है, किंतु ये मूल अधिकार नहीं है। ये दूसरा अपना क्या है, सही। संपत्ति का जो अधिकार है वो मूल अधिकार नहीं है, वर्तमान में एक कानूनी अधिकार है, एक विधिक अधिकार है, तो दूसरा क्या है, सही। तीसरा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के 300 क, यहां पे क्या है भाई, 300 क, उस समय केंद्र में कांग्रेस सरकार द्वारा 44वें संशोधन द्वारा अंततः स्थापित किया गया। अब देखो तीसरा क्या कहता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 क 44वें संशोधन द्वारा स्थापित किया गया, यहां तक तो सही बात है, लेकिन ये क्या बोल रहा है, उस समय केंद्र में कांग्रेस सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस सरकार थी, ये बात गलत है। मैंने बताया था जब 44वां संशोधन किया गया उस समय पहली गैर कांग्रेसी यानी जनता पार्टी की सरकार थी और मोरारजी देसाई उस समय प्रधानमंत्री थे, तो अपना तीसरा भी क्या हो गया, गलत। देखो कितना डीप प्रश्न है, केवल छोटी सी गलती जल्दीबाजी में पढ़ोगे आसानी से गलत कर दोगे। इसमें यहां तक भी सही है कि भाई 300 क 44वें संशोधन द्वारा स्थापित किया गया, लेकिन सिर्फ कांग्रेस सरकार, यहां गलत दे दिया, जनता पार्टी की सरकार थी, तो इसमें ध्यान रखना केवल 2 सही है, ए अपना आंसर हो जाएगा, बाकी 1 और 3 है वो गलत है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है भाई, अनुच्छेद 25 से 28 तक कौन सा अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से लेकर 28, और 25 कहता है अंतःकरण की स्वतंत्रता, अंतःकरण से किसी भी धर्म को मानने प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता देता है। नेक्स्ट बात करें, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता, कहने का अर्थ क्या है कि ये जो अधिकार दिए गए हैं इनमें से कौन सा अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं है, और यहां पर मैंने 5 आर्टिकल की बात की थी, एक तो अनुच्छेद 19, एक अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, 29 और 30, ये जो 5 आर्टिकल हैं वो इनमें निहित जो अधिकार है वो केवल भारतीय नागरिकों के पास है, ध्यान रखना, विदेशियों को वो प्राप्त नहीं है। यहां पर क्या कर रहा है, ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता, यानी भारत के बाहरी कोई व्यक्ति कौन से अधिकार का दावा नहीं कर सकता, तो ध्यान रखना व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता है का अधिकार है, वो कौन से आर्टिकल में आ जाता है, अनुच्छेद 19 में आता है। इसका मतलब इसका कोई भी विदेशी नागरिक या ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता, तो अपना आंसर हो जाएगा ए। बाकी विधि के समक्ष समता है 14 में आता है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा है 21 में आता है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से 28 आता है। तो ध्यान रखना इनमें से कोई भी अधिकार है उसका दावा कोई विदेशी नागरिक नहीं कर सकता, इनमें निहित जो अधिकार है वो केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। और यहां पर काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, बार बार प्रश्न आते हैं, तो ध्यान रखना कि कौन कौन से ऐसे अधिकार है जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, और मैंने काफी इसके बारे में विस्तृत बताया भी था आपको। नेक्स्ट, मौलिक अधिकार, ध्यान रखना काफी विश्लेषणात्मक प्रश्न है, कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते, कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते, गलत बात है भाई, मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है आपातकाल में, प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित किए जा सकते हैं, यह भी क्या है, गलत बात है, प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित नहीं किया जा सकता, राष्ट्रपति के आदेश पर निलंबित किया जाता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति की इच्छा से निलंबित हो सकते हैं, गलत बात है, राष्ट्रपति की तो इच्छा आज ही हो जाएगी मूल अधिकारों को निलंबित कर देगा, ऐसा थोड़ी होता है, नहीं, राष्ट्रपति भी विशेष परिस्थिति में ही इनको निलंबित कर सकता है, और वो परिस्थिति क्या है, आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति इनको निलंबित कर सकता है, तो अपना आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धर्म की स्वतंत्रता का अंग माना गया है, वही आर्टिकल 25, जब स्पष्टीकरण कर रहे थे कि अंतःकरण की, अब किसी भी धर्म को मानने और प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता, और यहीं पर हमने इसका स्पष्टीकरण किया
कि अगर कोई सिख कटार धारण करके चलता है वो अपराध नहीं है। अनुच्छेद 25 के तहत उनके धर्म का क्या माना गया है, अंग माना गया है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ब। नेक्स्ट, एक ऐसी रिट, यहां पे रिट की बात की जा रही है, एक ऐसी रिट न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए, उस रिट को क्या कहा जाता है। अब देखो इसको, ये कह रहा है कि कार्यपालिका को न्यायपालिका आदेश देती है कि भैया आपको जो कार्य सौंपे गए हैं, जो आपके कर्तव्य है, उनका पालन करो। हम आदेश देते हैं कि आप अपने कर्तव्यों का पालन करो। और ऐसी रीत कौन सी है, परमादेश, कि अगर कोई सार्वजनिक निकाय, सार्वजनिक संस्था, कोई अधिकारी अगर अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है, उसे कर्तव्य पालन का आदेश देने के लिए कौन सी रीट जारी की जाती है, परमादेश, जिसका इंग्लिश है मेंडमस। परमादेश, इंग्लिश क्या है इसकी, मेंडमस। ध्यान रखना, जो मैंने 5 रीट बताई है, न केवल हिंदी इनकी याद रखनी है बल्कि आपको इंग्लिश भी याद रखनी है। ये शायद रीट में ही आया हुआ प्रश्न है जिसमें इंग्लिश पूछी गई थी। तो यहां पर प्रश्न क्या था कि कार्यपालिका अगर अपने कर्तव्य का पालन नहीं करती है तो उसे कर्तव्य पालन का आदेश देने के लिए कौन सी रीट जारी की जाएगी, मेंडमस परमादेश। नेक्स्ट, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया। आर्टिकल 23 जब हम पढ़ रहे थे तब व्यक्तियों को शोषण से बचाने के लिए, बलात् श्रम से बचाने के लिए संसद द्वारा जो कानून बनाए गए, उन्हीं में से पूछा जा रहा है कि बंधुआ मजदूर अधिनियम है, जो उन्मूलन अधिनियम है, वो संसद द्वारा कब पारित किया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1976 में ये पारित किया गया। और आपको पढ़ा भी दिया गया है ये पहले चैप्टर में। और इसके अतिरिक्त आप हमारे टेलीग्राम चैनल को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर इनकी सबकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, न केवल संपूर्ण चैप्टर की बल्कि ये जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उनकी पीडीएफ भी आप वहां पर आपको मिल जाएगी। तो ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, वहां पर आपको संपूर्ण पाठ्यक्रम के पीडीएफ नोट्स उपलब्ध हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करें, भारतीय संविधान में निहित निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। अब देखो, ऐसे प्रश्नों को आप कैसे करोगे कि एक तो समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है, ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखो, समानता का अधिकार 14 से लेकर 18। अब हमें देखना है 14 से लेकर 18 तक की कौन कौन सी चीजें हैं। देखो, कानून के समक्ष समता 14 में है, सामाजिक समानता 15 में। सामाजिक समानता का मतलब है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। अवसर की समानता है 16 में। और आर्थिक जो समानता है वो समानता के अधिकार में शामिल नहीं है। तो ये अपना आंसर क्या आ जाएगा, डी। इस टाइप के कोई भी प्रश्न आते हैं, सबसे पहले समान, जैसे मान लो कि आपसे पूछ ले निम्न में से कौन सा स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल नहीं है, तो सबसे पहले आपको स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक, फिर उसके बाद देखो कि 19 से 22 तक कौन कौन सी चीजें हैं, तो ऑटोमेटिक जो नहीं होगी वो अलग हट जाएगी। अगले प्रश्न की बात करें, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। यहां पर ध्यान रखना, विदेश यात्रा के अधिकार की बात की गई है। और यहां पर मैंने आपको बताया था संचरण की स्वतंत्रता, संचरण की स्वतंत्रता। और संचरण की स्वतंत्रता के मैंने 2 पार्ट बताए थे। एक तो आंतरिक, आंतरिक संचरण क्या कहता है, देश के भीतर, देश के भीतर, ठीक है। अब ध्यान रखना, आंतरिक जो संचरण है इसकी रक्षा तो अनुच्छेद 19(1) घ करता है, जो देश के अंदर आने जाने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। जबकि दूसरा है विदेश यात्रा, विदेश यात्रा, और इसका प्रावधान कौन सा आर्टिकल करता है, अनुच्छेद 21। ध्यान रखना, मैंने कहा था कि जीवन जीने का अधिकार केवल रोटी कपड़ा मकान तक यानी जीवन जीने तक ही सीमित नहीं है। मेनका गांधीवाद था, उसमें इसका विस्तार किया गया
तो विदेश यात्रा का अधिकार भी अनुच्छेद 21 में शामिल है। अपना आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्न में से किसके संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है। अनुच्छेद 13 है वो किसके मामले में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है, यानी कहता है कि अगर संसद मूल अधिकारों में संशोधन करती है और वो मूल अधिकार या संसद कोई कानून बनाती है, सरकार कोई कानून बनाती है और वो मूल अधिकारों से असंगत है तो वो अवैध होंगे, यानी संविधान सर्वोच्च होगा न कि सामान्य कानून। तो ये ध्यान रखना, मूल अधिकारों के संबंध में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करती है, मौलिक अधिकारों की रक्षा से संबंधित है, न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार प्रदान करती है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में छुआछूत अस्पृश्यता का उन्मूलन कौन से आर्टिकल के तहत? 17, यानी समानता के ही अधिकार में अनुच्छेद 17 के तहत छुआछूत का उन्मूलन किया गया है। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? यानी ये क्या कह रहा है कि धार्मिक जो स्वतंत्रता का अधिकार है उस पर किस आधार पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। जब हम अनुच्छेद 25 पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि 3 आधारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, सार्वजनिक व्यवस्था के आधार पर, स्वास्थ्य के आधार पर और सदाचार के आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। मानववाद के आधार पर धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, तो यह मानववाद के अधीन नहीं है, इन 3 के अधीन रहते हुए प्रदान किया गया है। तो अपना आंसर हो जाएगा डी, मानववाद। नेक्स्ट और लास्ट अपना प्रश्न है, स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्न में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता। यानी स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्न में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता। देखो सबसे पहले शांतिपूर्ण इकट्ठा होना, ये तो आता है। नेक्स्ट, एकत्रित जनता जिसके पास हथियार नहीं रहने चाहिए, ये भी आता है। इस अधिकार के अभ्यास पर राज्य कानून बनाकर तर्कसंगत प्रतिबंध लगा सकता है, ये भी बात सही है और प्रतिबंध लगाए भी जाते हैं। अब अफसर का घेराव जो अपना कर्तव्य नहीं निभाता, ये इसमें नहीं आता। अपना आंसर क्या हो जाएगा? है। ध्यान रखना, अगर कोई अफसर अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो आप सर्वोच्च न्यायालय में रिट जारी कर सकते हैं। सर्वोच्च और उच्च न्यायालय है परमादेश रिट के माध्यम से उसे आदेश देकर कर्तव्य पालन उसका निर्धारित करेंगे। तो यहां पर ये इसमें नहीं आता और बाकी 3 इसमें आते हैं। तो अभी हमने काफी 35 प्रश्नों की चर्चा की जो लगभग संपूर्ण चैप्टर को कवर कर रहे हैं। और भी बाकी समय समय पर आपको पीडीएफ के रूप में नोट्स उपलब्ध करवाते रहेंगे और ये पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर वीडियो के साथ साथ आपको पीडीएफ नोट्स भी उपलब्ध होंगे। धन्यवाद।